फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और एमसीक्यू की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है इकोनॉमिक्स जो है वो 10 मार्क्स का टॉपिक रहने वाला है हमारे जेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसको एक मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करेंगे। तो आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जिन बच्चों का स्कोर जो होगा वो 8 तक होगा तो वो गुड स्कोर होगा, मेरे हिसाब से एक्सीलेंट स्कोर में उसको कंक्लूड करेंगे। जिनका 10 आउट ऑफ 10 है तो उनकी तैयारी जो है वो बहुत बेस्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जैसे मैं वीडियो बोलने स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे बच्चे ने कमेंट भी किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप लंबी वीडियो देखें। ठीक है, तो जितनी शॉर्ट हो सके वीडियो तो उतना सही है। तो अगर मैं तेज़ भी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पास करके वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसे कौन मेजर करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एनएसएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या नन ऑफ द अबव। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना हमारे इंडिया में उसे कौन मेजर करता है, वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, की जाती है एनएसओ द्वारा मेजर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एस डी आई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। आपको पता ही है किन चीज़ों पे वर्क करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन कौन से इसके पैरामीटर्स होते हैं जिनको ये साथ में लेके चलता है और हमें डाटा देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है इन्फेंट मोर्टिलिटी, सेकंड कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड कह रहा है एजुकेशन अटेनमेंट एंड फोर्थ कह रहा है जीडीपी पर कैपिटा। तो इनमें से कौन है जो इसका पार्ट नहीं है, वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इन्फेंट मोर्टिलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टेशनरी पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज। स्टेशनरी पॉपुलेशन हम कब कहेंगे, जब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, तो कैसी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो सेकंड कह रहा है डिक्रीजिंग, थर्ड कह रहा है जीरो एंड फोर्थ कह रहा है 100%। तो एक चीज़ आपको पहले बता दूं, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और इसको राइट आंसर मानते हैं कि बस स्टेशनरी पॉपुलेशन ये होगी कि जैसी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होती होती जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेशनरी पॉपुलेशन, और ये बिल्कुल गलत है। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन तब होती है जब हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख भी लीजिए। अगर आपको नहीं पता ना, इसमें डाउट है तो ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनमें से क्या जो है वो नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, सेकंड कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड फोर्थ कह रहा है एक्साइज ड्यूटी। आपको पता ही है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये हर सेक्टर में जो है ना वो टैक्स लगाती है। ठीक है, जिससे इसको क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेती है और रेवेन्यू जनरेट करती है अपना। तो जो हमारा मतलब नेशन के फंड में जाके नेशन के फंड में जाता है पैसा सारा। ठीक है, अब इनमें से एक ऐसा सेक्टर ना जिसमें जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सेक्टर है। ठीक है, जिसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट इसलिए नहीं करती है, और रीज़न ये है, आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन इसमें कई लूप होल्स भी हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, कई बार आपको पता है वेदर कंडीशंस, कई बार फसल नहीं हो पाती, कई बहुत एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं इसके। तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ, इसमें कई बार ये भी होता है कि अगर इधर ऑप्शन हो ना, ये भी दिया हुआ है तो आपको इसके साथ हमारा जो रेलवे है, हाँ, रेलवे में भी सेम चीज़ होती है। रेलवे हमारा पता ही है आपको, लेकिन फिर भी उसमें से फिर भी कुछ होता ही है। ये नहीं है कि बिल्कुल कम होता है, लेकिन उससे भी करते ही है, कुछ हद तक तो रेवेन्यू जनरेट होता ही है, लेकिन जो सबसे कम है ना वो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्कुल नहीं हो पाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड है। जो प्राइवेटाइजेशन थी ना, आपको पता ही है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, आपको पता है ये क्राइसिस हुआ था, उसके बाद मेनली जो था ना हमारी गवर्नमेंट ने, उसने तीन चीज़ों पे वर्क किया था। LPG, ठीक है, ये आपको पता ही है कोड, LPG का कोड क्या था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका लीजिंग पे। तो अब इस पे क्या था कि
प्राइवेटाइजेशन हम किस चीज़ से, क्वेश्चन यही पूछा कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, कंट्रैक्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। इन ये तीनों फैक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन में हेल्प करते हैं, अपनी अपनी जगह इन सब का जो है वो मेजर रोल है, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। ओ इधर मैंने, हाँ, तो पेमेंट मोड टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस, जो पेमेंट हम देते हैं किसको, आउटसाइडर्स को, फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड कह रहा है रियल कॉस्ट, थर्ड कह रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड फोर्थ कह रहा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आपको पता ही है जो पेमेंट हम देते हैं आउटसाइडर को, जो अपना गुड्स हमें या सर्विस हमें प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें आपको पता ही हम जिनको बाहर वालों को देंगे, एक होता है बाहर देते हैं हम, और एक देते हैं अपने ही एम्प्लॉयज़ को जो हम देते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी के अंदर ही होगा, ठीक है। तो वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो आ गया इम्प्लिसिट में आगे, जो हमारे विद इन द इंस्टीट्यूशन में होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी जो आउटसाइडर्स को दी जाती है फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मैं लंबा नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ अ कमोडिटी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देन इट्स डिमांड वुड बी। तो अगर एक कमोडिटी के पास है लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो उसकी डिमांड कैसी होगी, ठीक है। आपको पता ही है कंपनी के पास जो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता ही है क्या होते हैं, और उसके पास अगर उनकी जो नंबर है वो लार्ज है तो उस जब देन जो डिमांड होगी ना वो कैसी होगी, हमने ये पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड फोर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो लार्ज नंबर हैं एक कम्युनिटी में जो है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, तो जो डिमांड होती है वो क्या होती है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आरबीआई इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आरबीआई जो है वो किसका मेंबर है। ऑप्शन देख लेते हैं। आपको बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये किस का मेंबर है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है एशियन क्लियरिंग यूनियन, सेकंड कह रहा है आईएमएफ, थर्ड कह रहा है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया एंड फोर्थ कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो जो आरबीआई है वो किस कौन से अदर बैंक से या कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका मेंबर है, वो है किसका, हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो क्या है हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन और आईएमएफ, इन दोनों का ये मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज सच विच डज नॉट काज राइज इन प्राइस। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसकी वजह से जो होता है प्राइस में राइज नहीं आता, मतलब जो प्राइस है वो नहीं बढ़ता, ठीक है। विच डज नॉट काज राइज इन द प्राइस, ये राइज है, RISE, राइज इन द प्राइस। तो कौन सा टैक्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी, सेकंड कह रहा है इनकम टैक्स, थर्ड कह रहा है सेल टैक्स एंड फोर्थ कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा टैक्स है विच डज नॉट काज राइज इन द प्राइस, एंड द राइट आंसर इज ए हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है एस्टिमेटिंग इनकम इज नॉट एसोसिएटेड विद। जो हमारा हम इनकम को एस्टिमेट करते हैं ना, वो कौन से मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। एस्टिमेटिंग इनकम इज नॉट एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड एर, या फोर्थ आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो हमारी इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं ना वो कौन से मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारा कौन सा मेथड है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेथड से हम नहीं कर सकते, बाकी 3 मेथड से हम इनकम जो है वो उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो होप आप सबका स्कोर अच्छा होगा। मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 ही सब बच्चों का स्कोर आया होगा। और हाँ, जिन बच्चों को कोई क्वेरी है ना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मुझे अपना स्कोर ही मेंशन करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।